नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन और बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के पावन अवसर पर आज पटना स्थित राजधानी वाटिका में वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजधानी वाटिका में पौधे का रोपण भी किया। 13 अगस्त 2012 को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हों, पौधों को संरक्षित करें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी पर हो रहे नुकसान को कम करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। राज्य में इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार की योजना और प्रयास से राज्य के लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। पटना जिले के पंचमहला थाना अंतर्गत ग्राम नौरंगा जलालपुर में हुई गोलीबारी की घटना के मुख्य अभियुक्त मोनू कुमार को पटना पुलिस और जिला सूचना इकाई की टीम के द्वारा छापेमारी में बड़ी सफलता हासिल करते हुए बरौनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के द्वारा माह जनवरी में ग्राम नौरंगा जलालपुर में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। इसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस लगातार सक्रिय चल रही थी। भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा असर सुल्तानगंज में देखने को मिल रहा है, जहां नमामि गंगे घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। घाट पर बनी सभी दुकानें पानी में डूब गई है। मुख्य सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने घाट को बंद कर दिया है। वहां स्नान करने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह अजगैबीनाथ गंगा घाट पर ही स्नान करें। सुरक्षा व्यवस्था वहां सुनिश्चित की गई है। यहां लगातार बढ़ता जलस्तर न केवल श्रद्धालुओं के लिए खतरा है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों के लिए भी मुश्किल बढ़ाने वाला है। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इंग्लिश फरका, घोसपुर समेत कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घर और खेत में घुस गया है। NH 80 पर भी खतरा मंडरा रहा है। जानकारी के अनुसार रात में एक स्थान पर बाढ़ का पानी सड़क पर चढ़ गया था। किसी भी समय सड़क पर पानी बह सकता है। यदि ऐसा हुआ तो भागलपुर का संपर्क कई इलाकों से कट जाएगा। प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस राहत नहीं दी गई है। ग्रामीणों में नाराजगी है। इसके साथ ही लोगों ने खुद एक छोटी सी नाव की व्यवस्था की है, जिससे वे अपने घरों से बाहर निकलकर मुख्य सड़क तक पहुंच रहे हैं। लोग आशंकित हैं कि अगर जलस्तर में वृद्धि जारी रही तो फसल, घर और बुनियादी ढांचा सब बर्बाद हो सकता है। भागलपुर जिले के नाथनगर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन के पास लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से टकराकर 7 भैंसों की मौत हो गई, जबकि 2 भैंस घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब सुल्तानगंज से भागलपुर जा रही तेज रफ्तार ट्रेन के सामने अचानक अजमेरीपुर के बाढ़ पीड़ितों की भैंसें ट्रैक पार करने लगी। गनीमत रही कि ट्रेन का इंजन पटरी से नहीं उतरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मृत भैंसें बाढ़ पीड़ितों की थी। सभी बाढ़ पीड़ित वर्तमान में महाशय ड्योढ़ी में शरण लिए हुए हैं। घटना के बाद कुछ लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर ट्रैक पर मवेशी रख दिए। RPF GRP के हस्तक्षेप के बाद आवागमन बहाल हुआ। CO रजनीश कुमार और जिला पशुपालन अधिकारी ने आश्वासन दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लिखित सूचना मिलने पर आपदा राहत के तहत मुआवजा दिया जा सकता है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पारंपरिक श्राद्ध कर्म का आज 5वां दिन है। पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता का श्राद्ध कर्म रामगढ़ जिले और उनके पैतृक गांव नेमरा में ही किया जा रहा है, जहां स्थानीय मान्यताओं के अनुरूप
उनके परिजनों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परंपरागत रस्म निभाते हुए श्राद्ध क्रम का कार्य पूरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री बेहद भावुक भी नजर आए, जिसकी तस्वीर उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर साझा की गई है। गौरतलब है कि बीते 4 अगस्त को जेएमएम संरक्षक शिबू सोरेन ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली थी, जिसके बाद उन्हें झारखंड विधानसभा में राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई और उनके गांव में ही अंतिम संस्कार किया गया। तब से मुख्यमंत्री अपना पुत्र धर्म निभाते हुए परिवार के साथ वहीं ठहरे हुए हैं। उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध कर्म पूरा होने तक वो वहीं रहेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के निधन के बाद से उन्हें भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि दिवंगत आदिवासी नेता को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाए। इस पर राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की ओर से भी दो टूक जवाब सामने आ रहा है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी दल का कोई नेता ऐसा नहीं होगा जो गुरुजी को भारत रत्न देने की मांग का विरोध करे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर बीजेपी और केंद्र सरकार खुद आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए संवेदनशील है तो उन्हें बिना देर किए दिवंगत नेता को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा करनी चाहिए। वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से इस बाबत मांग भी की है। राज्य के कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों ने केंद्र सरकार से गुरुजी को भारत रत्न देने की मांग की है। सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत होने के बाद वह शनिवार को मंदिर थाना पहुंचे। मंदिर थाना पहुंचने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन जब भी उन्हें बुलाएगा वे उसके सामने मौजूद रहेंगे, क्योंकि वो कोई भगौड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह कानून बनाते हैं और कानून का सम्मान करना उनका धर्म है। उन्होंने कहा उन्हें जैसे ही पता चला कि उनके ऊपर एफआईआर हुआ है वह सीधा मंदिर थाना पहुंचे, लेकिन यहां पर अभी तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, जिस वजह से वह पुलिस की अनुमति के बाद वापस लौट रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा सरकार व्यक्तिगत दुर्भावना से उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में यहाँ की राज्य सरकार और जिला प्रशासन को उनकी गलती का करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा वह एक सांसद हैं और धारा 105 के तहत उन्होंने यहाँ के डीजीपी, मुख्य सचिव, डीसी और एसपी के खिलाफ पार्लियामेंट में सवाल उठाया है। सांसद निशिकांत दुबे पर मंदिर के पंडा कार्तिक ठाकुर ने मंदिर थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि निशिकांत दुबे और सांसद मनोज तिवारी नियम को ताक पर रखकर मंदिर के गर्भगृह में वह प्रवेश कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मंदिर के निकास द्वार में जबरन प्रवेश के कारण सुरक्षा व्यवस्था बाधित हुई थी और पूजा में भी व्यवधान हुआ था। रांची के समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की, आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी और योजनाओं के क्रियान्वयन और परिसर के प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब हर महीने ऑनलाइन जिला स्तरीय विधि व्यवस्था संधारण बैठक की जाएगी। रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी की भी समीक्षा की। इसके अलावा डीसी ने निर्देश दिया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित और आश्रितों को मुआवजा राशि सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाए। इस अवसर पर बताया गया कि जुलाई माह की मैया सम्मान राशि सभी लाभुकों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 133 बटालियन के कैंपस में सुरक्षा बलों के बीच राजधानी रांची में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ के जवानों को राखी बांधी गई।
इस त्यौहार के मौके पर सीआरपीएफ के जवानों ने महिलाओं से राखी बंधवाने के बाद बातचीत में सामने आकर कहा कि देश की बहन बेटियों की रक्षा के अपने वचनों को वह निभाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रशियन मेड भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम ने हाल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों को हवा में ही मार गिराया। इसके अलावा एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस विमान को भी 300 किलोमीटर की दूरी से नष्ट किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जैकबाबाद में खड़े कुछ F-16 विमानों और भलारी एयरबेस पर एक एवॉक्स को विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर नष्ट किया गया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिए S-400 का इस्तेमाल किया। यह रूस से खरीदा गया एक उन्नत सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। भारत ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराने की खबरों को अभी तक इसलिए दबा कर रखा था क्योंकि यह मूलतः अमेरिकी विमान है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ प्रतिद्वंदियों जैसा व्यवहार शुरू किया तो अब यह जानकारी सामने आ रही है। Sum it up, we were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then of course runway at Sargoda and Rahimya Khan. 3 hangars that we attacked. One was of course Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है क्योंकि आज छत्तीसगढ़ सरकार NIT रायपुर और IIM रायपुर के साथ मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के साथ 172 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण MOU हुआ है। इस MOU का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के 2 बड़े शिक्षा संस्थान NIT रायपुर और IIM रायपुर में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के साथ नवाचार को प्रोत्साहित करना था। रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में हुए MOU के मौके पर मुख्यमंत्री साय भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने इस महत्वपूर्ण MOU के बारे में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। इसे त्रिपक्षीय MOU के लिए धन्यवाद। इस MOU ने हमारे प्रदेश में पढ़ने वाले छात्र आने वाले दिनों में न्याय अध्याय लिखने में मददगार होंगे। हमारी सरकार का उद्देश्य सिर्फ युवाओं को प्रशिक्षण देना ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाना है और यह भी पहल काफ़ी कारगर होगी। तो छत्तीसगढ़ से यह खबर हम आपको बता रहे हैं जहां एक अहम MOU साइन किया गया है और इस MOU के माध्यम से यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जितने भी वहाँ के छात्र हैं उनमें नवाचार की प्रवृत्ति बढ़ेगी और लोगों को काफ़ी आसानी होगी।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में कांग्रेस द्वारा गोमाता की सुरक्षा पर उठाए जा रहे सवाल और उन्होंने उस पर आईना दिखाया। साव ने कहा कि कांग्रेस के 5 साल में गौमाता की बेहिसाब तस्करी हुई थी, गौठानों में गौमाता की भूख प्यास में मौत हुई। इसका जवाब कांग्रेस को पहले देना चाहिए। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एसओपी जारी हुआ, गौ तस्करी के खिलाफ सख्त निर्देश दिया गया। अलग अलग विभाग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पिछली सरकार में क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, इसका अंतर साफ दिख रहा है। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी अहम सहयोग मिल रहा है। एक बड़ी राशि 195 करोड़ रुपए पिछड़ी जनजाति के विकास के लिए भी जारी की गई है। इसके साथ ही साव ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बना दिया था। राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित जिला खनिज संस्थान के शासी परिषद की बैठक में वर्ष 2025-26 में कार्यों और वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। शासी परिषद की पदेन अध्यक्ष कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने डीएमएफ के तहत जिले को 2020-21 से 25-26 तक प्राप्त आवंटन स्वीकृत और व्यय राशि के बारे में भी बताया है। प्रगतिरत कार्यों की संख्या के बारे में बताया गया, वो 108 हैं। उन्होंने बताया कि आवश्यकता नहीं होने पर कई कार्यों को निरस्त किया गया है। इसके साथ ही उच्च प्राथमिकता के तहत पेयजल के लिए 2 करोड़, स्वास्थ्य देखभाल के लिए 6 करोड़, शिक्षा के लिए 6 करोड़, सतत जीविकोपार्जन के लिए 2 करोड़, पर्यावरण संरक्षण और निःशक्त जन कल्याण के लिए 50-50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। 1 करोड़ सिंचाई विभाग के लिए, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण और स्थापना व्यय के लिए 50-50 लाख रुपए का भी प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन गौरेला का उद्घाटन किया। ओपीडी वार्ड और जनरल वार्ड सहित स्वास्थ्य केंद्र का इस अवसर पर उन्होंने अवलोकन भी किया। उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि उच्च जोखिम प्रसव के प्रकरणों में विशेष सावधानी बरती जाए, गर्भावस्था के दौरान आयरन, विटामिन और पौष्टिक आहार लिया जाए। उन्होंने डीएमएफ मद से पर्दे से पार्टीशन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने नर्सों ने स्वास्थ्य मंत्री को राखी बांधी, उन्हें लड्डू खिलाया और अपने नियमितकरण की मांग की। मंत्री ने उनकी मांग पर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के आरोप को सलीम जावेद की स्क्रिप्ट बताया, जिस पर बड़ेड़ीवार ने कहा है कि जब आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं तो आप क्यों चुनाव आयोग के वकील बन रहे हो। पहले पूछा जाता था कि सबूत क्या है, अब राहुल गांधी ने सबूत के साथ चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। अमित शाह ने राहुल पर लगाए गए आरोप पर बटेरीवार ने कहा कि गली से दिल्ली तक हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं का परचम लहरा रहा है और बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है। महाराष्ट्र के मंत्री खुलेआम अल्पसंख्यक लोगों के बारे में बोलते हैं। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में गुरुवार को भी 2 श्रद्धालुओं की मौत यानी 3 दिन में 7 मौतें हो गई। 40 से ज़्यादा लापता, सैकड़ों बीमार और हज़ारों बेसहारा हो गए। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि आस्था के नाम पर की गई हठ धर्मिता का चेहरा है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के आमंत्रण पर कांवड़ यात्रा और रुद्राक्ष वितरण में शामिल होने ये पहुंचे थे। आयोजक मरने वालों को बीमार बताकर श्रद्धांजलि अर्पित कर पल्ला झाड़ चुके हैं।
प्रशासन जांच खेल रहा है। गुरुवार को एक मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी के रूप में की गई, एक की पहचान दिल्ली के खेड़ा निवासी के रूप में की गई और धाम में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, ऐसा बताया गया है। जिला मुख्यालय पर लगातार आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों जहां 2 अलग अलग घटनाओं में बीजेपी नेताओं के साथ वारदात हुई, बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उन्हें गिरफ्तार किया है। एक युवक के साथ 4 आरोपियों द्वारा सड़क पर चप्पलों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद यह बात सामने आई कि शराब के लिए रुपए नहीं देने पर युवक को नाबालिग सहित 4 आरोपियों ने पीटा था। इसका वीडियो भी बनाया गया था। कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर पैदल मार्च कराया, न्यायालय तक ले गए। इस घटना से पीड़ित आकाश पिता हरीश केवट ने बताया है कि आरोपियों ने पार्टी के नाम पर उन्हें बुलाया, शराब के लिए पैसे मांगे। घटना के बाद वो लोग दहशत और डरे हुए हैं। जांच अधिकारी ने बताया है कि फरियादी आकाश केवट की शिकायत पर दारू पिलाने की बात पर आरोपियों द्वारा मारपीट की गई है। मामले का संज्ञान लिया गया है और न्यायालय में भी उन्हें पेश किया गया है। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों द्वारा एक युवक की बेरहमी से सड़क पर चप्पलों से पिटाई करने का मामला सामने आया। आरोपियों ने आकाश केवट से शराब के लिए रुपए मांगे थे, लेकिन आकाश ने मना कर दिया था। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आरोपी युवक को पीट रहे हैं। पीड़ित युवक आरोपियों के पैर पड़कर माफ़ी मांग रहा है, लेकिन इसके बावजूद आरोपी लगातार उन्हें पीटते जा रहे हैं। फरियादी आकाश केवट के साथ दोस्त साहिल, रिंकू और सचिन भी थे। एक नाबालिग ने पार्टी करने का प्लान बनाया था और तब बुलाया था। फिर शराब के लिए पैसे मांगे जाने लगे। आकाश ने पैसे देने से मना किया तो इन लोगों की चप्पलों से पिटाई शुरू की गई। उसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।